दोस्तों आज हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर हम ए बी सी जो है त्रिभुज हम बना लिए, यानी ए बी और बी सी और ए सी ये भुजा है और इसके बीच के घिरे क्षेत्र ये जो है यही त्रिभुज का क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो इसका जो है त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जैसे एक नंबर में दिया रहे कौन सा त्रिभुज का भुजा हो सकता है और कौन सा त्रिभुज का भुजा नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए 4, 5 और 3, और दूसरा नंबर ऑप्शन दे दे 2, 1 और 5। क्या इसमें से दोनों में से त्रिभुज का भुजा हो सकता है या कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है? तो कहता है त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो भुजा वही हो सकता है, तो कौन हो सकता है? तो मान लेते हैं, तो त्रिभुज हम मान लेते हैं कोई त्रिभुज है। ठीक है, कोई त्रिभुज है तो उसका भुजा कौन हो सकता है? तो मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं 4 और 5 और ये 3। ठीक है, तो परिभाषा क्या कहता है? त्रिभुज का वही भुजा हो सकता है जिसका दो भुजा का योग, उसका योग जो होगा वो तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो जोड़िए 4, 5, 3, 8, तो ये 4 से 8 बड़ा हो जाएगा, या इसको जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा होगा, या इसको जोड़ेंगे तो 5 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से समझ पाए होंगे। तो त्रिभुज का भुजा वो नहीं हो सकता है, वो समूह नहीं हो सकता है जो कि दो भुजा को जोड़ने पर पहले तीसरे भुजा से बड़ा ना हो। तो जैसे ऑप्शन ये है, देखिए इसका अगर मान लीजिए ये त्रिभुज कोई है और जिसका भुजा ये 2, 1, 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़िए, देखिए 2, 1, 3 जो कि इससे बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो ये त्रिभुज का भुजा नहीं हो सकता है, यानी कि ये जो है कोई त्रिभुज ये नहीं बना सकता है। ठीक है, ये हाफ ही कोई न कोई भुजा यहाँ जुटेगा ही नहीं, जैसे ये ऐसे रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही इसी तरह से रह जाएगा। तो त्रिभुज का भुजा वही हो सकता है जिसका दो भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा हो। तो मान लीजिए हम इसको जोड़ते हैं, इसको 5, 1, 6, 6 और इससे तो बड़ा हो जाता है, मगर इसको जोड़ने पर इससे बड़ा नहीं हो रहा है, यानी 2, 1, 3, 3 ही रह जाता है, जबकि 5 से बड़ा होना चाहिए। इस तरह से ये त्रिभुज का भुजा नहीं हो सकता और ये त्रिभुज का भुजा है। ठीक है, इसको आप समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार और गुना ऊंचाई। ठीक है, इसको आप सब जानते हैं। ठीक है, अब जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते होंगे, कई सूत्र होता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जिसका सभी भुजा बराबर हो। तो इसका क्या हो जाएगा? √3/4 और गुना a²। ठीक है, इसको आप भी जानते हैं। ठीक है, अब जो है आगे समझना है कि अगर मान लीजिए दो भुजा दिया रहे। ठीक है, दो भुजा दिया रहे, बराबर हो या ना हो, लेकिन इसका दो भुजा दिया रहे और उससे संगलित कोण जो भुजा दिया रहे ए बी, मान लीजिए ए बी, ये दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा दिया हुआ है और ये कोण दिया हुआ है, मान लीजिए थीटा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए बी, ये भुजा है, ए बी कर देंगे और गुना साइन थीटा, यानी वो थीटा इसका जितना एंगल ये होगा वो थीटा लगा देंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज है मेरे पास, इसका भुजा 2 है, इसका 3 है। ठीक है, और ये मेरा एंगल दिया हुआ है, ये कितना 60 डिग्री मान लेते हैं, 60 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 और ये साइन 60 डिग्री। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा
2 × 3 और गुना साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 3√3 cm²। यही है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अगर त्रिभुज का 3 भुजा दिया रहे, यानी कि ये दिया रहे ABC कोई त्रिभुज दिया हुआ है, और इसका हम मान लेते हैं इसका भुजा तीनों दिया रहे, यानी इसका ये भुजा दिया रहे, प्रत्येक भुजा दिया रहे, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो √S × S - A। मान लीजिए ये भुजा A दिया है, ये B दिया हुआ है और ये C दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, S × S - A × S - B × S - C, और ये पूरे पे क्या होगा, तो ये रूट होगा। ठीक है, तो S बराबर क्या होगा, S बराबर A + B + C/2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटा 2। इसको S का मतलब उसको वहाँ पर बैठाना है, और जो है ABC का भी मान बैठाना है, और एरिया निकल जाएगा। तो इस तरह से किसका क्षेत्रफल निकलेगा, तो इसका तीनों भुजा जिसका दिया रहे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से निकलेगा। अगर 2 भुजा दिया रहे, उससे संगलित कोण दिया रहे, तो इस तरह से उसका क्षेत्रफल निकलेगा AB sin θ। तो इस तरह से निकाल लेंगे। अगर इस तरह से समबाहु त्रिभुज समान भुजा हो, और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और किसी भी त्रिभुज का ऊंचाई दिया रहे, तो ऊंचाई दिया रहे, तो इसका मान लीजिए ये ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार, यानी इसका ये दिया रहे आधार गुना ऊंचाई, तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप बिल्कुल आसान तरीक़ा से इसको समझ पाए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ज़रा समझना है कि कोई भी त्रिभुज हो तो उसके अंतः कोणों का योग आप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, और जो बड़ा कोण होगा इसमें, तो उसके सामने का भुजा भी बड़ा होगा। यानी कि इस त्रिभुज में तो ये कोण बड़ा है 90 डिग्री, तो इसके सामने का कोण, सामने का भुजा ये बड़ा होगा। और उसके बाद जो सबसे छोटा कोण होगा उसके सामने का भुजा भी छोटा होगा। तो यहाँ पे दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, तो ये दोनों भुजा भी यहाँ पर बराबर होगा। और ये कोण बड़ा है, तो इसका ये तीनों भुजाओं में से ये भुजा भी बड़ा होगा। और इसमें समझते हैं तो इसका सामने का भुजा बड़ा होगा, चूँकि ये बड़ा, या ये समझ सकते हैं कि ये सामने का भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होगा। उल्टा भी समझ सकते हैं कि बड़ा भुजा के सामने वाला कोण भी बड़ा, यानी छोटा कोण वाले कोण के सामने का भुजा भी छोटा होगा, और बड़ा भुजा वाले सामने का कोण बड़ा होगा। तो इस तरह से आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, आप समझते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार में तो इसको कैसे डिवाइड करते हैं, तो ये जो है पहला है कोण के आधार पर। त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पे और दूसरा भुजा के आधार पे। ठीक है, तो कोण के आधार पे क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये अधिक कोण का फिगर है, देख पा रहे होंगे। और दूसरा क्या है, भुजा के आधार पे, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, और ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। इसको एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो इसका जो है ये इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, एक कोण इसका 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये इसको H मानते हैं लोग। ठीक है, H, इसका H ऊंचाई हो जाएगा ये, और ये इसका आधार बेस, ये बेस हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कर्ण हो जाएगा। तो इसके जो है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है वो कर्ण कहलाता है। ठीक है, और इसका जो है क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें जो है प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री से कम होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, ये
प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री क्या होता है, कम होता है। 90 डिग्री से प्रत्येक कोण कम होता है, ठीक है। और इसका समझते हैं, ये अधिक कोण है, जो कि कोई एक कोण जो है ये जो है 90 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है। तो ये देख पा रहे होंगे 120 डिग्री है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। और यहाँ पर समझेंगे अब त्रिभुज के भुजा के आधार पे, तो ये समबाहु त्रिभुज, तो ये जो है प्रत्येक भुजा समान होता है, यानी ए और ए प्रत्येक भुजा समान हो तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। और ये विषमबाहु त्रिभुज है, तो ये जो है विषमबाहु त्रिभुज यानी प्रत्येक कोण अलग अलग होता है, ठीक है। ये प्रत्येक कोण अलग अलग होता है और भुजा भी अलग अलग इसका जो है ये नाप का ये अलग अलग भुजा भी होता है, ठीक है। और समद्विबाहु इसका जो है समान, दो भुजा समान होगा, ठीक है, ए और तीसरा जो है वो अलग प्रकार का होगा। यानी दो भुजा समान हो समद्विबाहु, सभी भुजा समान हो तो समबाहु, ठीक है। और कोई भुजा समान न हो विषमबाहु, ठीक है। इस तरह से आप समझ पाए इसको, तो ठीक है। और आगे भी हम इसको देखते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे त्रिभुज के केंद्र के बारे में, यानी सेंटर के प्रकार के बारे में। तो पहला है लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर, और दूसरा है गुरुत्व केंद्र यानी सेंट्राइड, और तीसरा है अंतः केंद्र यानी इन सेंटर, और चौथा है परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर। तो अब इस चारों केंद्र के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे, और उसका केंद्र कहाँ और कैसे किस त्रिभुज में बनता है उसके बारे में हम विश्लेषण करके जानेंगे, ठीक है। पहला है लंब केंद्र। तो लंब केंद्र क्या होता है, किसी त्रिभुज के लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है। तो परिभाषा के अनुसार देखते हैं, तो लंब किसे कहते हैं, तो किसी लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, तो जो है इसको देखते हैं कि लंबों का प्रतिच्छेद क्या होता है। तो ऊपर से जैसे हम यहाँ पे लंब गिराएंगे, तो ये जो है ये लंबों का कटान बिंदु, यहाँ से लंब गिराएंगे, उसी प्रकार से इधर से लंब गिराएंगे हम, ठीक है। और पुनः अगर हम इस पे लंब गिराएंगे, तो ये कटान बिंदु, यही कटान बिंदु जो है इसका लंब केंद्र कहलाएगा, ये ओ, ठीक है। यानी यही लंब केंद्र कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं त्रिभुज में केंद्र, समकोण त्रिभुज में जो है लंब केंद्र कहाँ बनता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ये है, तो इसका जो है लंब केंद्र कहाँ बनता है, तो यहाँ पे इसका लंब केंद्र बनता है, इस कटान बिंदु पे इसका लंब केंद्र बनता है, ठीक है। यही इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, यही इसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। और अधिक कोण में यानी कि जो कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तो वो अधिकन कोण कहलाता है, यानी 110 डिग्री। तो इसका जो है ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, यानी लंब केंद्र। तो इसका लंब केंद्र जो है आगे जाके बाहर बनता है, यानी त्रिभुज के बाहर बनता है। यानी इस पॉइंट के कटान बिंदु पे जो है अधिक कोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र इसका यहाँ पे बनता है, लंब केंद्र, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में इस पॉइंट पे बनता है लंब केंद्र, और अधिक कोण में त्रिभुज के बाहर बनता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र के बारे में। तो गुरुत्व केंद्र क्या कहलाता है कि जो है त्रिभुज के माध्यिकाओं का कटान बिंदु जो है गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। तो माध्यिकाओं का क्या मतलब है? तो माध्यिका मतलब ये त्रिभुज के भुजा के बीच ये मिडिल पॉइंट, बीच का पॉइंट जो है ये, और ये प्रत्येक शीर्ष का कटान बिंदु मिलाने पर बनता है। ठीक है, यानी शीर्ष से ऐसा रेखा खींचने पर जो है ये भुजा आपस में बराबर हो जाता है, और इस शीर्ष के सामने के भुजा पर गिराने पर ये मिडिल पॉइंट पे ये दोनों बराबर भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से इस पे गिराने पर ये मिडिल पॉइंट में ये जो है ये बराबर भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप समझ पाए कि ये जो है माध्यिका क्या कहलाता है। माध्यिका का कटान बिंदु क्या कहलाता है कि शीर्ष से गिराने पर सामने के भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कहला जाएगा, इसका नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, ओ यही हो जाएगा क्या, ओ हो जाएगा गुरुत्व केंद्र। ओ हो जाएगा क्या, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। ठीक है, यही गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहलाएंगे। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये डी ई और एफ। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक रिलेशनशिप और बनता है, यानी ओ ए ओ ये हो जाता है यहाँ पे 2, और ओ डी इसकी दूरी हो जाता है 1। ठीक है, इसकी दूरी 1 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से यानी जिधर शीर्ष है, यानी किधर शीर्ष है, तो ए से ओ की दूरी में इधर शीर्ष है तो ये 2 हो जाता है, और ओ डी ये 1। उसी तरह से इधर सी ओ के बीच ये क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। देखिए इसे मिलाइए, इधर शीर्ष था तो इधर 2, इसी तरह से यहाँ और यहाँ सी और ओ की दूरी 2, और ओ और एफ की दूरी क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। उसी तरह से यानी बी ओ की दूरी क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बी ओ की दूरी 2 हो जाएगा, और बी ओ की दूरी 2, और ओ ई की दूरी 1। ठीक है, ओ ई की दूरी 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ पाए, यानी क्या समझे, ए ओ अनुपात और ओ डी बराबर क्या, 2:1। उसी तरह से सी ओ अनुपात और ओ एफ ये क्या हो जाएगा, ये भी 2:1, यानी कि ये सब 2:1 में विभाजित होगा। तो 2 किधर रहेगा, तो ये शीर्ष की ओर रहेगा। सबके शीर्ष की ओर क्या हो जाएगा, शीर्ष की ओर 2, और इधर भी 1 किधर रहेगा, तो ये भुजा के कटान बिंदु की ओर। ठीक है, तो इसको आप समझ पाए होंगे, तो इसको लिख लीजिए धड़ाधड़। तो ये क्या हो जाएगा, उसी तरह से क्या हो जाएगा, तो बी ओ अनुपात ओ ई बराबर 2, यानी कि 2:1 हो जाएगा। क्योंकि बी ओ की बीच की दूरी क्या है, तो 2, और ओ ई की बीच की अनुपात क्या है, तो 1। तो 2:1 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ पाए होंगे। जो मैंने यहाँ पे समझाया है उसी को मैंने यहाँ दिखाया। ठीक है, अब समझते हैं कि न्यून कोण में जो है कहाँ बनता है ये गुरुत्व केंद्र। तो न्यून कोण में कहाँ बनता है, तो इसका भी मिडिल पॉइंट देखेंगे यहाँ, इसका भी मिडिल पॉइंट जहाँ रहेगा बीच में, और ये भी। अब इसके सामने के शीर्ष कोण के शीर्ष से मिलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये और इसका ये यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, तो ये
केंद्र इसके अंदर ही रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो ये गुरुत्व केंद्र हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें कहाँ होगा, तो समकोण त्रिभुज में समझते हैं यहाँ पे मिडिल पॉइंट, इसके भी मिडिल पॉइंट यहाँ और यहाँ, तो सबके मिलाने पर देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको अब मिलाएंगे तो सामने के भुजा से, ठीक है, और इसको यहाँ मिलाएंगे तो ये इसका गुरुत्व केंद्र या केंद्रक ये हो जाएगा, ठीक है, अंदर में ही हो जाएगा समकोण त्रिभुज में। उसी तरह से यहाँ पर भी इसका मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, अधिक कोण में यहाँ और यहाँ पे। और अब मिलाते हैं सबको बारी बारी से। तो ये क्या कहला जाएगा, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पाए इस सभी त्रिभुजों में जो है गुरुत्व केंद्र या केंद्रक जो है त्रिभुज के अंदर बनता है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। तीसरा नंबर है अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र कैसे बनता है, तो किसी त्रिभुज के अंतः कोण अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को अंतः केंद्र कहा जाता है। यानी कि अंतः केंद्र किसको कहते हैं, तो इसके जो है अंतः कोण के अर्धक, यानी इसका अंतः कोण ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। अगर डिवाइडर से इसको दो भाग में बांटेंगे, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा बीच, उससे अगर हम रेखा खींच करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और उसी तरह से इसको दो भाग में बांटेंगे इस कोण को, और बीच के पॉइंट से रेखा खींचेंगे, और उसी तरह से यहाँ से भी रेखा खींचेंगे इस कोण के बीचों बीच से। तो जो मिडिल पॉइंट मेरा बीच का जो पॉइंट बनेगा, ये जो है यही जो है मेरा अंतः केंद्र वो कहलाएगा। अंतः केंद्र जहाँ से वृत्त खींचने पर तीनों भुजा के यहाँ से वृत्त की जो है वृत्त यहाँ से ये अगर 150 से घुमाएंगे तो ये तीनों को छूते हुए एक अंदर में वृत्त बनेगा। तो इसी को हम कहेंगे क्या, अंतः केंद्र। यही वो जो है अंतः केंद्र कहलाएगा, अंतः केंद्र, ठीक है। तो सभी त्रिभुज में अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही होता है, ठीक है। तो अधिक कोण हो या न्यून कोण हो या समकोण हो, सभी त्रिभुजों में जो है अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही होता है, ठीक। इसका नाम दे देते हैं DEF। और यहाँ पे जो है ये तो त्रिज्या इसका कहला जाएगा, यानी OD OE और OF ये त्रिज्या होगा। त्रिज्या होने के कारण क्या होगा, ये तीनों आपस में बराबर होगा, यानी OD बराबर OE बराबर OF, ये जो है त्रिज्या होगा। त्रिज्या है तो इसलिए ये बराबर होगा, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर है त्रिभुज के बाह्य कोण यानी कि परिकेंद्र। तो परिकेंद्र किसे कहते हैं, तो किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। तो ये जो है कैसे बनता है, तो ये जो है कह रहा है कि लंब अर्धकों के भुजाओं के लंब अर्धक, यानी किसी भी दो भुजा को हम लंब अर्धक यानी दो बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए 150 से अगर इस दोनों को हम बराबर भागों में डिवाइड करते हैं और उसके कटान बिंदु से मान लीजिए यहाँ पे हम 150 से कटाए, और जो है यहाँ से हम इन भुजा को यानी BC को दो समान भागों में हमने बांटा, और यहाँ से जो है स्केल से मिला करके अगर हम स्केल से मान लीजिए हम ये दोनों चाप से कटान बिंदु काट लिए और स्केल से इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या कहला जाएगा, तो ये मेरा लंब अर्धक कहला जाएगा, ठीक है। यही मेरा लंब अर्धक कहला जाएगा। पुनः किसी एक भुजा को जो है दो बराबर भागों में काट लेंगे चाप से। तो चाप से काटने के लिए
जानते ही होंगे आप। इन ए सी को हमको दो बराबर भागों में बांटना है, तो इधर से भी चाप धरेंगे और यहाँ एक कटान बिंदु लगाएंगे और इधर भी कई कटान बिंदु लगाएंगे और पुनः ए पर रखेंगे, तो इधर से भी कटान बिंदु इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे और इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमें मिलता है यही जो है परिकेंद्र। यानी कि अब जो ये केंद्र मिला, तो ये त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूते हुए अगर हम वृत्त बनाएंगे तो वृत्त बनेगा। यानी ये बिंदु ऐसा है कि ये जो है त्रिभुज के तीनों कोनों को बराबर छूते हुए एक सर्कल बना लेगा। ठीक है, तो यही जो है त्रिभुज का जो है परिकेंद्र कहलाता है। तो यहाँ से अगर वृत्त को 150 से घुमाएंगे तो ये जो है इस तरीक़ा से वृत्ताकार का पथ बनाते हुए तीनों शीर्षों को छुएगा। ठीक है, तो समझ पाए होंगे आप कि जो है परिकेंद्र किसे कहते हैं। तो तीनों शीर्षों को छूते हुए ये बाहरी साइड से ये इसने तीनों शीर्षों को छुआ, इसलिए इसे परिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, परिकेंद्र ये जो है समकोण त्रिभुज में कैसे बनता है, तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो है यहाँ पे इसका ये परिकेंद्र यहाँ पे हो जाता है परिकेंद्र ABC। और जो है अधिक कोण में कहाँ बनता है, तो अधिक कोण में त्रिभुज के बाहर बनता है। यानी कि ये जो है इसका जो कटान बिंदु बनता है दो भुजाओं को काटने पर, ये जो है यहाँ से आगे बढ़ जाता है। ठीक है, ये आगे बढ़कर यहाँ त्रिभुज के बाहर बनता है। यानी कि ये जो है अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर अधिक कोण में बनता है परिकेंद्र। ठीक है, और न्यून कोण में त्रिभुज के अंदर बनता है। ठीक है, त्रिभुज के अंदर बनता है न्यून कोण में परिकेंद्र। ठीक है, इसको अगर काटेंगे तो ये जो है यहाँ से कहीं न कहीं बीच में ही इसका सेंटर होगा, अंतर में ही अंदर से ही तीनों भुजाओं तीनों कोनों को छुएगा सर्कल। ठीक है, इसको आप समझ पाए होंगे।